सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चारों तरफ खबरें आ रही हैं। आईएक्स की बिग ब्रेकिंग आप अपनी न्यूज़ चैनल्स पर देख पा रहे हैं फिलहाल के लिए। और सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ पर ही आप खबर देख रहे हैं। स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। शुरुआत काफ़ी बढ़िया हुई थी लेकिन उसके बाद लुढ़का। और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कुछ फ्लैशेज यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं कि एप्टल ने हलफनामा दायर किया है और थोड़ा सा समय और मांगा है। तो देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन फिलहाल मार्केट के साथ एक चेक लेते हैं। निफ्टी कल की बड़ी वीकनेस के बाद आज फिर से आपको कमजोर नजर आएगा। हालांकि गिरावट है 64 अंकों की, डे लो के करीबी कामकाज कर रहा है। जहां से खुले थे वहां से फिसले ही हैं। बैंक निफ्टी का भी एक बार चेक ले लेते हैं। 260 अंकों की गिरावट, ऑलमोस्ट डे लो के करीब यहां पर एक्शन है। स्मॉल कैप और मिड कैप क्विकली ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। मिड कैप बेटर है, कल ज़्यादा पेन यहाँ पर ही आपको देखने को मिला था, लेकिन सिर्फ 30 अंकों की बढ़त है। स्मॉल कैप में आज भी 60 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ को देखा जाएगा तो फिलहाल के लिए जो गिरने वाले शेयर हैं इनकी संख्या काफ़ी अधिक है और ये डिफरेंस वाइड भी हो रहा है। 1726 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर गिरावट है। क्विकली निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनके मैं आपको कंट्रीब्यूटर्स दिखा देता हूँ कि कौन से स्टॉक्स हैं जो बाजार में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। एक तो आईसीआईसीआई बैंक जो अब तक संभाल रहा था, आज लुढ़क गया। एचडीएफसी बैंक ये तो पूरा हफ्ता नीचे ही रहा है। मारुति है, एनटीपीसी, यहाँ पर गिरावट है। लेकिन इन्फी, एसबीआई, एचसीएल टेक और एलएनटी ये थोड़ा सा सहारा दे रहे हैं। बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं। वैसे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों ही नीचे हैं तो फिर अब क्या ही कहना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि 410 अंक जो है गिरने वाले शेयर फिलहाल के लिए कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। एक बार सेक्टर्स की तस्वीर भी समझते हैं कि कौन से सेक्टर में एक्शन है। तो देखिए, डिफेंस कल भी चला था, आज भी 1-1.5% की तेजी है। पीएसयू बैंक्स ऊपर है, आईटी ऊपर है, मेटल ऊपर चल रहा है, ऑयल एंड गैस में खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट को फिलहाल के लिए संभालते हो। तो बेहतरीन ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये हफ्ता बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिला। हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने बड़ी मेहनत से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया, पोर्टफोलियो में शामिल किया। शो में करिए स्वागत। सबसे पहले हमारे साथ हैं wavestrategy.com के आशीष कयाल, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और आईडीबीआई कैपिटल के देवेन मेहता है हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। आपसे राय लें, स्टॉक्स को समझें, इससे पहले देख लेते हैं कि कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस कैसी थी। उसके बाद हम आपको अपडेटेड परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे। लेकिन कल 3:30 बजे तक का हाल ये था, मार्केट में इतनी गिरावट के बावजूद आप आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में 5.5% के गेंस के साथ मैसिव आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। हरीश जुजारे, इनका भी प्रदर्शन बढ़िया, 3.7% की तेजी देखने को मिली। लेकिन देवेन मेहता, डेब्यू वीक 3.5% की गिरावट इनके पोर्टफोलियो में है। थोड़ी सी देर में अपडेटेड तस्वीर भी आएगी, लेकिन ये कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस है। अब एक काम करते हैं, एक पोर्टफोलियो का चेक लेकर देखते हैं। सबसे पहले आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर, इसे समझते हैं क्या एक्शन देखने को मिला। अब अनंतराज है, इनके पोर्टफोलियो में एग्जिट कर लिया कल, और साथ में करूर वैश्य बैंक, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो क्या बचा? 2 शेयरों को ऐड करने का विकल्प। सर, पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? देखिए, ओवरऑल जो बाजार का रुझान है फिलहाल नीचे की ओर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर काम करना होगा। और ऐसे में बाय स्टॉक में भी पैसे बन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो पहला स्टॉक जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे निकल कर आता है ऊपर में, GRSC के नाम से है। और इस स्टॉक में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के नाम से, यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव नजर आ रहा है और अपने 20 डीएमए से बाउंस बैक हो रहा है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। आज के दिन भी ये पॉजिटिव है जब मार्केट में थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। तो जीआरएससी पे बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस 2450 का और टारगेट 2780 का है। ऑल राइट, गार्डन रीच डिफेंस, इसकी बात भी हम कर रहे थे। कल भी यहाँ पर गिरे हुए मार्केट में भी तेजी आ रही थी। तो GRSE टारगेट है 2780 और 2450 का स्टॉप लॉस लिख लिया है मैंने। अब हरीश जुजारे का पोर्टफोलियो देखते हैं। इनके पोर्टफोलियो में भी अच्छी 4% की ऑलमोस्ट तेज़ी देखने को मिल रही है। अब क्या है खास, रैमको सीमेंट्स एक स्टॉक था, इसे भी एग्जिट कर लिया, यानी विकल्प है आपके पास भी 2 शेयरों का। बताइए सर, कौन सा स्टॉक ऐड करेंगे? आशीष जी, मेरा पहला स्टॉक रहेगा साउथ इंडियन बैंक में। अगर देखा है तो एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट होते नजर आ रहा है, फिर से मोमेंटम बढ़ रहा है और बाय करना चाहिए साउथ इंडियन बैंक करंट लेवल्स पे। और टारगेट्स बनेंगे 46 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 41।
साउथ इंडियन बैंक कहाँ से ढूंढ निकाला सर ये स्टॉक? इसकी तो चर्चा होती ही नहीं है ज़्यादातर, लेकिन हाँ मोमेंटम बढ़िया है। 46 का टारगेट है, 41 का स्टॉप लॉस है, 42.60 के करीब का भाव चल रहा है। एक बार इसका इंट्राडे चार्ट लेकर आते हैं स्क्रीन पर। क्या एक्शन है साउथ इंडियन बैंक में फिलहाल के लिए? ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत की तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक ठाक है। चलिए साउथ इंडियन बैंक के स्टॉक को रडार पर रखेंगे। देवेंद्र जी, पोर्टफोलियो में अब आपको थोड़ा सा एक कन्विक्शन वाला आइडिया ऐड करना पड़ेगा। एग्जिट कर लिया था आपने शोभा, आपके अकेले के पोर्टफोलियो तीनों में से यहाँ पर गिरावट कल 3:30 बजे तक की है। थोड़ी सी देर में अपडेटेड तस्वीर भी आ जाएगी, लेकिन एक स्टॉक ऐसा चाहिए आपको जो आपके इन गेंस को थोड़ा सा एम्पलीफाई कर दे और जो गिरावट आ रही है पोर्टफोलियो में उसे नलीफाई कर दे। क्या करेंगे सर? बिल्कुल। आज कुछ डिफेंस रिलेटेड जो काउंटर्स है वहां पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखने मिल रहा है। तो बीडीएल को ऐड करना चाहूंगा। 1560 के आसपास पे चल रहा है। नीचे में 1530 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 1670 1670 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो बीडीएल को ऐड करने का ये रहेगा। बीडीएल कल भी बढ़िया ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, इनफैक्ट कल के हाइस को पार किया हुआ है इसने। 1670 का टारगेट, 1500 रुपये का स्टॉप लॉस, यहाँ पर रखिए नज़र आप। और इसका चार्ट लेकर आता हूँ बीडीएल का। कल यहाँ पर बढ़िया एक्शन आपको देखने को मिला था और आज इस स्टॉक ने देखें तो बढ़िया तेज़ी दिखाई। हालांकि ये भी थोड़ा सा ऑफ आइज हुआ है, लेकिन अभी भी 2% ऊपर है। और डिफेंस एक ऐसा पैक है जहाँ पर शायद प्री बजट, और क्योंकि अब यूएस भी कह रहा है कि अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने की बातें कर रहा है, दुनिया भर का फोकस अभी फ़िलहाल के लिए जैसा अनसर्टिनिटी चल रही है डिफेंस पर बना हुआ है। तो बीडीएल इस स्टॉक को लिस्ट में शामिल करेंगे। अब क्योंकि हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास विकल्प है 2-2 शेयरों को ऐड करने के लिए और एक खेलों के नियमों के अनुसार है। तो देवेंद्र जी, दूसरा स्टॉक आप पहले बताइए। जी, मैं दूसरा स्टॉक तो अभी ऐड नहीं करना चाहूंगा, थोड़ा मार्केट में दबाव दिख रहा है। लेकिन बीडीएल पे जो हम लोग ने डिस्कस किया उस पे एक अपडेट था कि 1530 का स्टॉप लॉस है। आपने शायद 1500 लिखा है, तो एक बार स्टॉप लॉस उसको अपडेट कर दीजिए। 1530 1530 का स्टॉप लॉस है। 1530 कर देता हूँ, एक बार फ्लैश भी कर देते हैं। 1530 का स्टॉप लॉस, टारगेट तो उतना ही रहेगा 1670। जी बिल्कुल। 1670 का टारगेट और स्टॉप लॉस 1500 की नहीं 1530 है, ये स्क्रीन पर भी आ गया है। दूसरे शेयर के लिए आप वेट एंड वॉच करेंगे, लेकिन सर मैं आपको पहले ही बता दूं समय ज़्यादा नहीं है, आज 3:30 बजे तक का ही समय है आपके पास। वहीं पर आपको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी जान लानी पड़ेगी। चलिए, अगर आपको इस शो के दौरान भी कोई आइडिया मिलता है कन्विंसिंग तो हमें बताइएगा आप। हरीश जी, दूसरा स्टॉक आप क्या करेंगे? आशीष जी, थोड़ा वेट करना चाहता हूँ। ऑलरेडी स्टॉक्स तो है, लेकिन जिस तरीके से गिरावट फिर से निफ्टी में देखने मिल रही है, थोड़ा स्टेबलाइज होना जरूरी है नेक्स्ट दूसरा स्टॉक देने के लिए। बिल्कुल, और आपके पोर्टफोलियो में तो ऑलरेडी 4% के स्टेबल गेन देखने को मिल रहा है। आप क्यों फर्दर रिस्क लेंगे? एक हफ्ते के लिए आज से 4% का जो गेन है वो बढ़िया माना जाता है। और एक ट्रेडर के लिए कब ना ट्रेड करें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय कि कब ट्रेड करना चाहिए। चलिए, फेयर इनफ है, मैं सहमत हूँ आपसे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशीष ख्याल जी, वैसे तो ट्रेंड आपका भी यही कहता है कि दूसरे शेयर को आप ज़्यादातर स्किप भी करते हो, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। बिल्कुल, आपने बाजार की तरह मेरी ट्रेंड को भी सही परखा है। तो दूसरे स्टॉक सेकंड हाफ में देंगे। थोड़ा सा दबाव बना हुआ है, क्या है, इतना आसान वीक नहीं था यहाँ पर, वोलेटिलिटी काफी थी, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ऑल राइट, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे मूड माहौल में जब मार्केट्स में इतने वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिले आप दोनों के पोर्टफोलियो में, इनफैक्ट देवेंद्र जी आपकी तरफ से भी पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ हम आपको दिखाते हैं कि किसके पोर्टफोलियो में कितनी गेंस देखने को मिल रहा है, कितनी गिरावट है, तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है। चलिए, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कोल इंडिया की सब्सिडरी भारत कोकिंग कोल के मैनेजमेंट से हम करेंगे खास बातचीत। आप बने रहे हमारे साथ। के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं बजिंग आईपीओ की। कोल इंडिया की सब्सिडरी भारत कुकिंग कोल का आईपीओ आज से खुला है। एक बार सारे डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। आज से लेके ये 13 जनवरी तक आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड बड़ा अट्रैक्टिव है, 21 से 23 रुपए का है और इशू की साइज है 1071 करोड़। पूरा का पूरा ओएफएस है और इस पर हमारा फोकस है। कोल इंडिया की सब्सिडरी है। तो चलिए मैनेजमेंट से बात करते हैं और कंपनी के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल है हमारे साथ और साथ में पेरेंट कंपनी कोल इंडिया के डायरेक्टर फाइनेंस मुकेश अग्रवाल भी है हमारे साथ। आप दोनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। सबसे पहले आईपीओ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आपसे ही पूछना चाहूँगा सर, सबसे पहले मनोज जी,
पूरा का पूरा ओएफएस आ रहा है, हालांकि एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, लेकिन क्या कंपनी को ग्रोथ कैपिटल की आवश्यकता नहीं है? कंपनी को ग्रोथ कैपिटल की आवश्यकता है। और पहले तो आपको मैं थोड़ा सा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के ग्रोथ पैटर्न को बता दूं, और इस कंपनी के बारे में अगर आप चाहेंगे तो कुछ बताना चाहूंगा मैं जी बिल्कुल। कि हमारी कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल कोकिंग कोल के उत्पादन में देश की सबसे बड़ी कंपनी है। 50 साल से पुरानी कंपनी है। हम 40.5 मिलियन टनी लास्ट ईयर किए थे। हमारा प्लान 56 मिलियन टनी 29-30 में पहुंचने का है। हमारा रिजर्व 8 बिलियन टनी से ज़्यादा अभी है तो किया ना। के लगभग है। और इस तरह से हमारा जो रिजर्व है, इन्वेस्टर को भी ये ध्यान में रखना चाहिए, 100 ईयर से ज़्यादा हमारा रिजर्व है। और कोकिंग कोल का उत्पादन स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, और उसके बिना स्टील का उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो हम अपने वाशरीज के थ्रू एस कंटेंट जो हमारे कोयले में 39-40% होता है, उसको कम करके 18-19% देते हैं कुछ। और स्टील इंडस्ट्री विदेशों से भी कोयले का आयात करती है, मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया से, और दोनों कोयले को ब्लेंड करके वो स्टील में करती है, अपना यूज करती है। तो स्टील उत्पादन बढ़ेगा, कोयले की डिमांड बढ़ेगी, और कोकिंग कोल का उत्पादन हमारा निरंतर बढ़ते हुए 56 मिलियन टनी 29-30 में आएगा। तो नेचुरली हमारी आय भी बढ़ेगी और कैपिटल हमारा गेन भी होगा। और ये जितना भी इसका पैसा आएगा वो हमारे पेरेंट इंडस्ट्री सीआईएल को जी। जाएगा, और वो सीआईएल के द्वारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन में, जैसे रेयर अर्थ मेटल और सोलर प्लांट आदि में किया जाएगा। तो हर तरह से यह गेनफुल रहेगा हमारे लिए, और खास करके हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया सर। मुकेश जी, आपसे सवाल होगा, थोड़ी सी प्राइसिंग को समझते हैं। जैसे कोल इंडिया को इतने सालों से हम ट्रैक कर रहे हैं, तो वहाँ पर ई ऑक्शंस होता है, एफएसए होता है, तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इनका जो सेलिंग माध्यम है, इसे थोड़ा सा समझाइए। भारत कोकिंग कोल में 3 या 4 तरीके से हम लोग सेल करते हैं। एक तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ एफएसए करते हैं पावर सेक्टर के लिए, और जो नोटिफाइड प्राइस पे होता है। दूसरा होता है कि जो हम एनआरएस सेक्टर के लिए करते हैं, वो 120% ऑफ द नोटिफाइड प्राइस होता है। अगर नोटिफाइड 100 है तो 120 विल बी देयर, उसके ऊपर प्रीमियम्स होते हैं। और उसके बाद तीसरा हमारा सेक्टर होता है ई ऑक्शन। ई ऑक्शन में 140% ऑफ नोटिफाइड प्राइस होती है, उसके ऊपर चलता है। और चौथा एक माध्यम अभी हम लोगों ने जो भारत कुकिंग कोल ने किया है, कि उन्होंने स्टील का एमओयू, स्टील के साथ एमओयू किया है। एमओयू में 62.5% उन्होंने रखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन कोक की प्राइस के साथ में, और उसका प्राइस बैंड है 10,500 से लेकर के 14,000 रुपए पर टन का। तो इन 4 माध्यमों से हम लोग भारत कोकिंग कोल की प्राइस होती है। और भारत कोकिंग कोल का जो बोर्ड है वो खुद अपने में सक्षम है प्राइसों को बढ़ाने के लिए, वो कोल इंडिया से गवर्न नहीं होता है। ऑल राइट। मुकेश जी, अगला सवाल मेरा ये होगा कि समझना चाहते हैं कि अभी तक ज़्यादातर जो मैं देख रहा था कि आपकी सेल होती है कोल की, ये पावर कंपनीज को ही होती है, लेकिन जो बाकी की स्टील कंपनीज हैं, ये अधिकतर अपनी रिक्वायरमेंट का कोकिंग कोल इंपोर्ट ही करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है और इसे कैसे एड्रेस करेंगे आप? हूँ आपको, ये हमारा जो स्टील का उत्पादन होता है और स्टील इंडस्ट्रीज का जो कोकिंग कोल का नीड होती है, वो नीड है 12 से 13% के एस कंटेंट वाले कोकिंग कोल का। हमारा डोमेस्टिक कोयला जो होता है कोकिंग कोल, उसमें 39 से 40% का एस कंटेंट होता है, जिसको कि हम अपने वाशरीज के थ्रू वॉश करके 18-19% एस कंटेंट पर लाते हैं, स्टील को देते हैं। और इंपोर्टेड कोल हम जो लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से मुख्यतः, उसमें 8-9% का एस कंटेंट होता है, जो स्टील इंडस्ट्री डायरेक्टली उसको इंपोर्ट करते हैं, और दोनों को अपने फैक्ट्री में अपने उसमें ब्लेंड करके 12 से 13% के डिजायर्ड लेवल पर ला करके स्टील का उत्पादन करते हैं। तो इंपोर्टेड कोल का तो आयात होगा ही, लेकिन हम चूंकि 29-30 तक मैंने आपको बताया 56 मिलियन हमारा उत्पादन होगा, 14 मिलियन से 16 मिलियन तक हम ग्रोथ लाएंगे, और ये सारा का सारा हमारी वाशरीज के थ्रू क्लीन कोल के रूप में जाएगा स्टील इंडस्ट्री को।
तो आयात में कमी होगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, आत्मनिर्भर भारत बनने में हमें मजबूती मिलेगी। तो इस तरह से हमारा इंपोर्टेड कोल और डोमेस्टिक कोल का सीक्वेंस और आने वाले दिन में एक्शन प्लान रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़े ग्रोथ के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और फिलहाल के लिए। लेकिन सर स्टील कितना 18% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है फिलहाल? ये कोकिंग कोल जो होता है इसमें जो है डेल्टा बिकम्स 3 to 4 times 4 डेल्टा। एंड इसमें इंटरनेशनल प्राइजेस से कैसे कोरिलेशन है? क्योंकि मैं कल देख रहा था कि चाइना में कीमतें कुछ 4-5% बढ़ी हैं कोकिंग कोल की। क्योंकि जैसे कि अभी हमारे सीएमडी बीसीसीएल साहब ने बताया है कि हमारे कोल में 40% ऐश होता है, जबकि ऑस्ट्रेलियन कोल में 8 से 9% होता है। तो उसकी अकॉर्डिंगली डिस्काउंटिंग करके हमने 62% ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एफओबी प्राइस रखते हैं और उसके लिए एक अपर बैंड हमने रखा हुआ है 10,500 से लेकर के 14,000 रुपए पर टन का में ये कोल जाता है, जबकि नॉर्मल कोल जाता है 2,000-3,000 रुपए पर टन। चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत आईपीओ के लिए शुभकामनाएं और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और आईपीओ पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, अब इसी के साथ एसआईपी इनफ्लो का भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है। मार्केट के लिहाज से उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का जो कॉन्फिडेंस है पूरी तरीके से मार्केट पर बना हुआ है। नेट इक्विटी इनफ्लो यहाँ पर तो बढ़त है, लेकिन एसआईपी इनफ्लो ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है मार्केट के लिए और यहाँ पर 31,000 करोड़ के पार यहाँ पर देखने को मिला है। ये आंकड़ा ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि प्रीवियस जो अपडेट आया था इसमें 29,445 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देखने को मिला था। तो बाजार में उतार चढ़ाव के बाद भी जो निवेशकों का, म्यूचुअल फंड निवेशकों का भरोसा है मार्केट पर इंटैक्ट है और एसआईपी फ्लोज में मामूली सी थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। तो चलिए इसी की नोट के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब जिसका इंतजार है वो करते हैं। परफॉर्मेंस देखते हैं तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऐड किए थे, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आशीष कयाल जी ने गार्डन रीच बिल्डर्स आज ऐड किया हुआ है, 2780 का टारगेट, 2450 रुपये का स्टॉप लॉस अभी ही शेयर किया है। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन 1.5% ये अब नीचे आ चुका है। लेकिन अभी गेंस के लिहाज से तो आशीष कयाल जी आगे चल रहे हैं। हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में देखें तो साउथ इंडियन बैंक ढूंढ के निकाला, 46 के टारगेट, 41 का स्टॉप लॉस और ये स्टॉक आपके साथ अभी शेयर किया है। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये थोड़ा सा नीचे है, 0.16% का डेंट फिलहाल के लिए ये दे रहा है, लेकिन इनका पोर्टफोलियो ओवरऑल गेंस में था। वहीं देवेन मेहता ने बीडीएल डिफेंस पैक में से आइडेंटिफाई किया, 1670 के टारगेट, 1530 रुपये का स्टॉप लॉस, यहाँ पर खरीदारी की राय दी। अब समझते हैं कि यहाँ पर स्टॉक में कैसा चल रहा है। देखिए ये भी नीचे आ चुका है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, ऐसे मार्केट को ट्रेड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। समझ लेते हैं कि फाइनल परफॉर्मेंस अब तक की क्या करिए, लेकिन पूरा रिपोर्ट कार्ड 3:30 बजे आएगा आपके लिए। आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो के गेंस घट गए हैं 3.9% और हरीश जुजारे का पोर्टफोलियो एकदम कांटे की टक्कर दे रहा है 3.6% के गेंस के साथ। वहीं देवेन मेहता के पोर्टफोलियो में पेन बढ़ता जा रहा है, 4.4% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से ये हफ्ता बड़ा चुनौतीपूर्ण देखने को मिला और ऐसे में आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ, लेखा जोखा के साथ अपना प्रदर्शन दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही। लेकिन आप बने रहेंगे सीएनबीसी आवाज़ के